हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना पेडोलॉजी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर सेकेंड। करते हैं। यूनिट सेकेंड है, उसका नाम क्या है? अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश। मतलब हम इंग्लिश कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं, किस किस क्या क्या अप्रोच करके हम बेटर इंग्लिश स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच एंड मेथड? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच? तो अप्रोच क्या होती है? हम कुछ चीज़ करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और मेथड क्या हो रहा है? जो चीज़ है वो करने के लिए हमें क्या क्या मेथड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अप्रोच पढ़ते हैं। अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। इट इज अ theoretical वे ऑफ what language is and of how it can be learned. How we look at a language decided the approach dictates the approach in teaching and learning process. An approach will tell you the rationale and acts of the basic directive for fixing the objectives and evolution strategies of the curriculum. It is based on theories and principles which describe the nature of the subject matter. Approach suggested the matter to the following in the classroom. It is a set of correlated assumption dealing with the nature of a language learning. It states the point of view, philosophy and practice. So basically अप्रोच क्या होता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, या फिर कि जो हमारे पढ़ाने का तरीका है। जैसे कि अप्रोच क्या है, वो मेथड को बताएगा कि अप्रोच क्या सजेस्ट करता है मेथड को, कि हमें अगर जैसे मैथ सीखनी है तो हमें उसका मेथड पता होगा कि पहले हमें बेसिक नंबर सिस्टम पता रहना चाहिए, नंबर चार्ट पता रहना चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूलाज आना चाहिए। तो क्या है, उसके ये मेथड्स है, पर वो सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि इसकी वजह से अप्रोच कर रहे हैं कि हमें ये आएगा तब हम जाके सीखेंगे। और ये क्या बताता है? ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल वे होता है। इसमें जैसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम थ्योरेटिकल वे में समझेंगे। और जो मेथड होता है, जैसे जो हमारा अप्रोच होता है, वो क्या क्या किस किस को पॉइंट हाईलाइट करता है। जैसे कि हमारा व्यू क्या है उस टॉपिक पे, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, और प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करके। Method पढ़ेंगे। Method is a procedure to be followed in transacting the curriculum. It gives answer to how we learn. A method is a body of curriculum. It gives answer to how we learn. A method is a body of techniques which indicates the way to teach a particular item. It is influenced by the factors like objectives, course content, state, students age and the proficiency level, cultural background, and the relationship between the learners and the mother tongue and the target language is usually accompanied by the textual material. तो मेथड क्या है? एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसके अंदर हम अपने ट्रांजेक्टिंग करते हैं, अपने करिकुलम को करके देखते हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमको प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए कुछ हम मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज। डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। मेथड क्या होता है, अप्रोच में डिफरेंस होता है। अब मेथड मीन्स डिफरेंट थिंग ऑफ डिफरेंट पीपल। मेथड का मतलब क्या है? सबके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग मेथड हो सकता है। जैसे हमने 9 का टेबल सीखा था, तो हमने क्या करा था, पहले 1 2 3 लिख रहे थे डाउनवर्ड, फिर 1 2 3 अपवर्ड। तो एक ही इस तरीके से मैथ था। हो सकेगा किसी और इंसान ने क्या पूरा अच्छे तरीके से सीखा होगा, 9 बजे 9 9 टू 18 ऐसे करके, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जो मेथड होता है। Method is an all-over plan based on some approach. A method determine what and how much is to taught. Approach is broadly termed as method. मतलब जो जो हमारा अप्रोच है वो काफ़ी बड़ा है। हम अप्रोच बहुत तरीके से कर सकते हैं, पर मेथड एक बेसिक वे होता है। इफ द स्टडी ऑफ अ सेल्फ एविडेंस ट्रूथ अप्रोच डील विद assumption and method in the procedure based on some assumptions. Within one approach there can be many methods. जैसे कि अगर हमने कुछ अप्रोच करा तो उसकी वजह से क्या है, हमें बहुत सारे मेथड मिल गए कि इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो हमारा अप्रोच है वो बॉर्डर वे है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मेथड है वो हमारा नैरो। नैरो तो बोला नहीं है, पर जो हमारा अप्रोच है वो काफ़ी ब्रॉड वे है। उसमें सिर्फ एक ही सिंगल आंसर नहीं होगा, उसमें बहुत सारी मेथड हो सकते हैं। What is a cognitive approach to learn language? What is a cognitive approach to language learning? हम क्या क्या अप्रोच ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी भाषा सीख सके। Cognitive theories emerged in the late 1950s as a reaction against behaviorism.
Cognitism, according to Werner, analyzes the complex process of human mind, such as thinking, problem solving, and memory. According to the conversed approach, language is a rich, complex, and governed visual system. Vital system. The child has an innate cognition ability to acquire any language. It is the fact a biological determined system. In this manner, it is considered that all language are equal in the manner of acquisition process. The human child is genetically adorned with a language system with known as universal grammar. Language acquisition is the process of folding unfolding the cognition development of a child. So इसमें बेसिकली ये बोला है कि जो हम जब अपना मानसिक है वो लैंग्वेज की तरफ कैसे डेवलप कर जाते हैं। तो जो हमारे ब्यूरो है उन्होंने एनालाइज करा है कि ह्यूमन माइंड है उसमें बहुत सारी कैपेसिटी है। वो थिंक कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है। इन सब में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हर एक लैंग्वेज आपस में मतलब अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा रिच और कॉम्प्लेक्स होती है। उसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं। जो बच्चा होता है उसके अंदर जन्मजात ताकत होती है, शक्ति होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। उसके लिए कोई भी लैंग्वेज हार्ड नहीं होती। जैसे एक चाइनीज़ है तो वो अपने चाइनीज़ सीख लेगा, एक अमेरिकन है तो अमेरिकन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेगा, एक इंडियन बच्चे तो हिंदी, तमिल, कन्नड़ा सीख लेगा। उसके लिए कोई भी हार्ड नहीं है, वो अपने आप एक्वायर कर लेता है। और जेनेटिक्स का भी इस पे कोई रोल नहीं है क्योंकि अगर जैसे इंडियन बच्चा है जाके अमेरिका में रह रहा है तो इंग्लिश बोलेगा वो, ठीक है। तो उसी तरह अमेरिकन बच्चा है अगर वो स्टार्टिंग से इंडिया में रहे तो वो हिंदी बोलेगा। तो वो क्या अपने नेचर से एक्वायर करता है, ना कि अपने जीन से एक्वायर करता है। और और यूनिवर्सल ग्रामर लैंग्वेज इसको हम समझेंगे कुछ इस तरह, जैसे जो हमारी यूनिवर्सल ग्रामर लैंग्वेज होता है जैसे कि हमने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा हमने, सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस जो वर्ब होता है, सब्जेक्ट पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, नहीं फिर वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही सबसे पहले जैसे मोहन ईट मैंगो। तो सबसे मोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, सब में ऐसे ही होता है। और इसको इसी को ही लेके चलते हैं, चाहे इंग्लिश में बोले, चाहे हिंदी में बोले, चाहे किसी और लैंग्वेज में बोले। पर जो हमारी यूनिवर्सल ग्रामर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो सारी जगह सेम ही रहती है। Cognition learning is a way of learning that helps the children use their brain more effectively. The method of learning is active and encouraging children to engage fully in the learning process. It makes the learner thinking and remembering easily. Cognition approach is concerned with the information process. It focuses on the understanding of various concepts. It is about learn. It is about learning how to learn. Cognition refers to a mental activity include thinking, remembering, learning, and using लैंग्वेज। तो जो हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट है, जो हमारा मानसिक डेवलपमेंट है, वो बहुत सारे एस्पेक्ट में होता है। जैसे कि हमें थिंकिंग करना भी सिखाएगा। हम माइंड के अंदर सोच भी लेते हैं, माइंड के अंदर बोल भी लेते हैं, भले बाहर को नहीं सुनाई दे, ठीक है। हम याद भी रखते हैं। एग्जाम्स में आपने दिया होगा एग्जाम, तो आप बहुत ज़्यादा याद रख के जाते थे, लर्न कर लेते हैं और बहुत सारी लैंग्वेज का एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एक पर्सन है उसको 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो वो 2 लैंग्वेज का यूज़ भी कर सकता है एक ही टाइम पर। एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन कॉग्निटिज्म एंड सोशल कंस्ट्रक्ट इन लर्निंग लैंग्वेज। तो जो हमारा कॉग्निशन है, जो हमारा मानसिक डेवलपमेंट है, और जो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है कि हम बाहर कैसे बिहेव करते हैं, सोशली हमने क्या क्या सीखा, उनके बारे में मतलब हमें एक्सप्लेन करना है। तो कॉग्निशन थ्योरी इमर्ज इन द लेट 1950s अर्ली 60s एज रिएक्शन अगेंस्ट द प्रीवियस डोमिनेंस पैराडाइज वेयर एज बिहेवियरिस्ट फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो जो हमारा थ्योरी है कॉग्निटिज्म की, जो हमारा मानसिक की थ्योरी है, वो कब आई थी, लेट 1950s में और अर्ली 1960s में आई थी। इससे पहले क्या लोग बिहेव करते थे, बिहेवियर है तो इसका बिहेवियर है इसलिए कर रहा है। कॉग्निशन का कोई थ्योरी नहीं था, पर बाद में कॉग्निशन का थ्योरी आया। कॉग्निटिज्म लुक इन द अकाउंट द ह्यूमन माइंड एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ माइंड सच एज थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोराइज memory. Cognition learning is a way of a learning that helps children use their brain more effective. This method of learning is active, constructive, and a long lasting. It encourages children to engage fully in the learning process, so the process of learning, thinking, and remembrance get easy. अगर हम जैसे एक बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे या फिर उसके जीन्स ही इतने अच्छे हैं जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं,
वो बहुत अच्छी तरीके से, अगर हम अलग-अलग एक्टिविटी कराएँगे, बहुत अलग-अलग तरह के मेथड देंगे, तो क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेगा, अपने प्रोसेस को मतलब ईज़ी तरीके से सीख लेगा। जैसे कि अगर हम सिर्फ़ थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल समझाते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। उसी का अगर हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट देख लें, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। So, cognitive learning is not about memorization and repetition. It is about developing true understanding. It is about learning how to learn. Cognition refers to mental activity, including thinking, remembering, learning, and using language. Cognition focus on the understanding of the information and concept. Cognition approach to learns are concerned with how इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय लर्नर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि रट्टा मार लो फिर आ जाके एग्जाम में लिख दो। कॉग्निशन का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मेमोराइज कर लेना, लिख देना। मेमोरिज्म तो सिर्फ हमें जैसे कि यादें भी होती है, बहुत पहले की यादें भी मेमोराइज है हमें, पर बहुत अच्छे से मेमोराइज है। लेकिन आप अगर आप मेमोराइज करते हो, रट्टे मारते हो तो एग्जाम तो क्या आता है, उसके बाद भूल जाते हो, उसके बाद हमें कोई मतलब भी नहीं होता। लेकिन आप जो रियली में सीखते हो, जो आपने समझा, जो आपने देखा और जो आपने एक्सपीरियंस करा, तो वो क्या है, वो आपने अच्छी तरीके से देखा और वो हमेशा आपको याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं। ठीक है। सोशल कंट्रीब्यूशन बाय लीव वाइगोस्की was being formulated around the same time as the cognition construct was in a was while cognition put emphasis on the importance of biological need of language system in the context. Vygotsky argued that the language is a social need and it is provided within a large framework that incorporates many aspects of society. In social construct, the information in the constructed and internally processed. This is most relevant thing as long as SLA in concern. So सबसे पहले जो लेवा है उसके, वो क्या, एक रशियन साइंटिस्ट है, और इन्होंने क्या लाया था, इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म का, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का थ्योरी लाया था। जैसे कि हमारे जीन प्याजे, उन्होंने क्या कराया था, उन्होंने जीन्स के बारे में बताया था, उन्होंने बच्चे के कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बताया था। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, सोशल, कि बच्चा बाहरी तरफ से क्या सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से क्या सीखता है। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज है वो बाहर नीचे पे डिपेंड करती है, नीचे से आती है हमें लैंग्वेज। ठीक है। Vygotsky theory is one of the foundation of the constructivism in asserted three major themes regarding school, social interaction. The more knowledgeable, other than the ZDP, social constructivism is the variety of cognitive construction that emphasizes the collaboration nature of much learning. Vygotsky placed more emphasis on social contribution to the process of development. Is a social logical theory of knowledge according in which human development is socially situated and knowledge is constructed through interaction with others. तो हमें सबसे पहले ZDP समझना होगा। ZDP क्या है? ज़ोन प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा ऐसा जो जैसे कि एक होता है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। वो क्या होता है कि एक दूसरे आपसे ज़्यादा, सपोज आपको साइकिल चलाने नहीं आती, पर एक आपके पापा, उन्हें साइकिल चलाने आती है, तो आपके रिस्पेक्ट में क्या हो गए, मोर नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, अदर हो गए वो। तो वो आपको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, आपके अंदर कैपेसिटी थी कि आप साइकिल चला सकते हो। तो ZDP क्या है, वो आपका क्राइटेरिया है कि मैं साइकिल चला सकता हूँ। लेकिन आपको किसी की हेल्प चाहिए, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, जैसे आपके पापा, तो आपको हेल्प करेंगे, आपको ZDP, जोन प्रॉक्सिमेटरी डेवलपमेंट तक पहुँचने में। ठीक है, वहाँ तक पहुँचने में तो हमें अगर किसी की हेल्प मिलेगी तो हम थोड़ा और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि अंदर कैपेसिटी है कि उतना कर सकें। ठीक है। जैसे कि बच्चा होता है, तो बच्चे को चलाना क्यों सिखाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो चल सकता है, लेकिन उसे किसी की हेल्प चाहिए। तो कभी उसे उंगली देके, कभी वो बेंच से चढ़ के, कभी किसी की हेल्प लेके चलना सीखता है। तो ये वही है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, बट इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो पहली बात, वो लोग होते हैं जो कि रट्टे देने पे ध्यान नहीं देते, वो बच्चों को सिखाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हमें बेनिफिट्स लिखना है, और कुछ मतलब बेनिफिट्स के अलावा जो चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें लिखनी है इसमें। ठीक है। डिमेरिट्स एंड मेरिट्स। सो दिस इज द व्यू रिप्रेजेंटिंग द शिफ्ट फ्रॉम द एजुकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट टू एजुकेशन बेस्ड ऑन cognitive theory. Thus behaviorist
Behaviorist epistemology assumes in basis on intelligence dominance of object level of knowing, knowledge, and the environment. However, in the case of the constructivist epistemology, it is the learner who construct their knowledge on the basis of interaction with the environment. The primary message of the constructivism is that active learning enable the students of construct their own knowledge and make their own meaning of what the primary message of the constructivism is that the active learning enables the students to construct their own knowledge and make their own meaning of what it being taught. According to this approach, acquiring second language will be effective in authentic and complex learning environment or situation. One of the primary goals of using constructivist teaching is that students learn how to learn by giving them the training to take initiative for their own learning experience. According to the Ranford constructivism, language learning should be action oriented, where language is learned through collaboration. Free creation is praised, and learning is achieved by actively doing project and self teaching. जो हमारे जैसे रेनफेड है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि हम कुछ भी सीख सकते हैं लैंग्वेज तो कैसे कैसे अगर कोलैबोरेट करें, जैसे कि एक एनवायरनमेंट होता है तो उस एनवायरनमेंट में हम सीख सकते हैं। अगर हम किसी से बात करें, इंग्लिश में ही बात करेंगे तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविज्म लैंग्वेज लर्निंग शुड बी लर्न सेंटर्ड दैट सपोर्ट इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग एंड ऑटोनॉमी। लर्निंग शुड डेवलप अवेयरनेस नॉट ओनली फॉर लर्निंग बट फॉर लैंग्वेज itself and for the intercultural aspect as well. Constructivism language learning is to be holistic with a content oriented perspective, authentic, and a complex learning environment. So, merits of constructivism at top. This method of teaching is effect for students who learn better in the hand-on environment and helps students to better relate the information learned in the classroom to their lives. मतलब जैसे कि जो बच्चे तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और हमें एक्सपेरिमेंट करना है और हैंड ऑन मतलब जो जो चीज़ें हम हैंड से करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या होते हैं, हमें ज़्यादा चीज़ें समझ आती है। चिल्ड्रन लर्न मोर एंड एंजॉय देयर लर्निंग मोर व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व rather than passive listeners. Education works best when it concentrates on thinking and understanding rather than on rote memorization. Constructivism concentrates on learning how to think and understand. Constructivism learning is transferable. If in constructivism classroom student create organizing principles that they can take with them to other learning settings. Constructivism gives the students ownership of what they learn, since learning is based on students' questioning and explorations, and often the students have a hand in designing the assessment as well. Constructivism promotes social and communication skills by creating a classroom environment that emphasizes collaboration and exchange of ideas. जैसे कि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से देखेंगे तो उन्होंने बोल रखा है कि हमेशा का ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट जिसमें जो चाइल्ड है वो अच्छे से बोल सके, सीख सके, कोलैबोरेट कर सके, दूसरों से बात कर सके, तभी तो वो सीखेगा। Demerits of constructivism approach. There is also some demerits to constructive technology. The training necessary for constructivism teaching is extensive and often requires a costly long-term professionals development. With an average number of students in the classroom, teachers are unable to customize the curriculum to each student as their prepare knowledge will vary. The constructivism curriculum also eliminates standardized testing and grades. It requires more time and energy. जैसे कि हमें इसके डीमेरिट्स है, जैसे कि अगर क्लासरूम में ऐसे ज़्यादा बच्चे होंगे या फिर नॉन बच्चे होते तो टीचर क्या है, सब पे ध्यान नहीं दे पाता, सबके मिस्टेक नहीं निकाल पाता, और कुछ जो स्पेसिफिक बच्चे होते हैं सिर्फ उनको ही प्रॉपर तरीके से समझा सकता है। और इसके लिए अगर हमें सब बच्चों को ध्यान देना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम की नीड है। जैसे कि हमारा एक नॉर्मल पीरियड 45 मिनट का होता है, 45 मिनट के पीरियड में हमारे बच्चे की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और सब पे इतने अच्छे से ध्यान भी नहीं सकते, तो ये है इसके डीमेरिट्स।
क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट किसकी बात करता है एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट एंड हेड ऑन एक्सपेरिमेंट की। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। मतलब जो हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो क्या बोलते हैं, जो प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्टिविस्ट का, हमें सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए क्या बोलता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज एक्शन ओरिएंटेडनेस को cooperative learning such as a peer work, group work, or the other social forms of learning, creative and active participation in the classroom activities, learning by preparing various projects as well as learning by teaching. When the student is asked to take over teacher roles have been treated as the major takes referring to the action oriented matter. So सबसे पहले तो हम कैसे सीख सकते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट करें, आप आपस में बात कर सके, अपने व्यूज़ और शेयर्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सके, और सोशली हम अगर एक्टिव है तो हम जल्दी सीख पाएंगे कुछ भी चीज़ें। अगर लैंग्वेज सीखना है तो हमें, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर रटने से या फिर सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, उसे आप बोलेंगे तभी सीख पाएंगे। The second principle in constructivist language teaching is individualization of learning with in center of the learner। मतलब learner को हमें center में रखना है और उसको serve करना है। It is the learner who is allowed to decide about the fragments and the selection of the materials provided by the teacher during the lesson. This possibility to make choose foster learning autonomy, thus it takes an account their preferable and silent time। जो लर्नर है उसको अपने कन्वीनियंस और अपने जैसे उसे जिसमें ज़्यादा समझ आ रहा है उसको उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको ज़्यादा उसमें अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उसे ज़्यादा समझ आ रहा है। अनदर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रेफर्स टू अ होलिस्टिक मतलब होता है जिसमें हम सारी सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। होलिस्टिक मतलब जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, तो क्या है होलिस्टिक मैनर है, हमने सारे एक जगह से क्या ले लिया, सारी चीज़ों को एक में कंबाइन कर लिया। होलिस्टिक मतलब सारी चीज़ों को एक जगह ले लेना। Holistic language experience, which refers to content oriented language teaching, usually talk takes place in bilingual classes। जैसे बाइलिंगुअल क्लासेस, अब नॉर्मल क्लासेस भी देखी होगी, तो हम इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर हम साइंस पढ़ते हैं तो पहले टीचर क्या करता है, इंग्लिश में रीड करता है, फिर उसे हिंदी में सिखाता है। तो यहाँ पे दो दो लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे बाई लैंग्वेज क्लासेस, क्योंकि हम दो चीज़ों को और दो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है, ये हॉलिस्टिक है क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेज आ रही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट नॉट रिसीव्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि जैसे द अर्थ इज राउंड, सो ऐसे सिर्फ हमें मतलब बोल के उन्हें नहीं समझाना है, हमें उन्हें मैप दिखाना है, उन्हें ग्राफ दिखाना है, उन्हें बताना है कि अप्रॉक्स कितना लिया है, रियल में आखिरकार अर्थ दिखता कैसा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि मतलब इस पे हमें कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी नॉलेज, ना कि हमें उसे मेमोराइज कराना है। Constructivist approach to learning language teaching is based on the foundation that knowledge is construct not received। It is based on thinking and analyzing, not memorizing। मतलब जो चिल्ड्रन है वो अच्छे से सोच सके, एनालाइज कर सके, फिर रिजल्ट पे जाए, ये नहीं कि याद कर ले बस, उसे मेमोराइज पे हमें ध्यान नहीं देना है। इट ऑल्सो लेज एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग एंड नॉट रिपीटिंग। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लाइक ये बीच में है हमारे, तो इसमें क्या क्या कंटेन करता है, कंटेंट अवेयरनेस करता है, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, कोलैबोरेशन लर्निंग, सबको साथ लेके चलना, इंडिविजुअल लर्निंग, अपने में खुद में भी पढ़ना, सेल्फ स्टडी, लर्न ओरिएंटेड, लर्नर्स ऑटोनॉमी, कल्चर अवेयरनेस, लैंग्वेज अवेयरनेस, क्रिएटिव, प्रोसेस ओरिएंटेड अवेयरनेस। Principle of constructivist second language teaching. Constructivist teaching involves negotiation and scaffolding. So negotiation and scaffolding. So मतलब जैसे कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जैसे हेल्प करना, जैसे कि अगर एक बच्चों को नहीं, जैसे 2+1 नहीं है तो उसे थोड़ी सी हेल्प देके हम उसे सिखा सकते हैं। अदर एग्जाम्पल से कि आपके पास 3 टॉफी है, एक और टॉफी किसी ने दे दी तो वो 4 हो जाएगी। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, उसकी हेल्प करना, +1 में हेल्प करना। Negotiation is an important aspect of the conservative in classroom. It units teacher and student in common purpose. It is important for the teacher to talk openly with the learners about the choice of their infant as well as the way of introduction and during the class. So negotiation क्या है, मतलब
जो रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट शुड बी अ वेरी फ्रेंडली एंड जैसे कि जो चाइल्ड है उसको फुल एनवायरनमेंट ऐसा रखना चाहिए कि वो अपना इंट्रोडक्शन भी दे सके, और फुल जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं क्लासरूम में पूछते नहीं हैं क्वेश्चन, तो हमें ऐसा नहीं बॉन्ड क्रिएट करना है, हमें ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना है जिसमें बच्चे क्वेश्चन पूछे और उन्हें डर ना लगे। And the former construct such as obligation curriculum scaffolding is a more systematic approach to support the learners, focus on the tasks, the environment, the teacher, and the learners. Scaffolding provides a temporary framework to support learning and student performance beyond their capacity. The concept of scaffolding represent any kind of support of cognition activity that is provided by an adult to a child. तो वही scaffolding क्या है, कोई एक adult है, suppose एक teacher है और एक child है, उस child को support दे रहा है, मतलब the concept of scaffolding represented by any kind of support or cognition activity that is provided by the adult when the child and the adult are performing the task together. Instructional practice is constructed with classroom value prior knowledge is a context embedded integrated cooperative group work multidimensional assessment integrated language content and the process and the constructive is classroom the teacher role is the promote and facilitate discussion मतलब ऐसा नहीं है कि बोलते पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को एक्सप्लोर करने का और उनको कोऑपरेट करने का, वर्क एक साथ करने का, डिस्कशन करने का बिल्कुल मौका देना चाहिए। ठीक है, दस द टीचर मेन फोकस शुड बी ऑन द गाइडिंग स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चन दैट विल लेड देम टू द डेवलप देयर ओन कंसर्न एंड ऑन द subject teacher strategies which can use in this approach as the teacher can use a picture from the student culture background, ask teacher to describe as they say the word and write the word on paper, put other words together and look for pattern, write sentences from the word from some of the activities that could be involved in conservatory classroom while teaching language and role play। जैसे कि हम रोल, अगर हमें लैंग्वेज सिखाना है तो हम रोल प्ले कर सकते हैं, उसके अंदर डायलॉग्स, डायरेक्शंस होंगे, थीम होंगे, कॉन्टेक्ट बेस्ड होंगे, ओरल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, इसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बच्चों का बुल्ड होगा और अच्छे से वो क्या डिस्कशन कर पाएंगे, डिबेट कर सकते हैं, मेटाफर्स कर सकते हैं, इंटरैक्टिव कोलैबोरेशन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोटोफाइल एवोल्यूशन एक्सेट्रा। स्टूडेंट कैन कंस्ट्रक्ट एडिशनल नॉलेज बाय राइटिंग पोएम, स्टोरीज, शॉर्ट्स प्लेज, स्क्रीन प्ले, लीगल ब्रीफ्स, जर्नल्स एंड डायरीज। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये क्या हुआ कि खुद में ही लिखना विखना हो गया। लेकिन जो हमारे जो डिबेट का है, थीम का है, रोल प्ले का है, क्या है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्राउड के सामने कैसे बोलना है, कैसे प्ले करना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन बी अ लार्ज क्लासेस बी टॉट बाय द टीचर। मतलब अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हो तो हम कैसे अच्छे से तरीके से पढ़ा सकते हैं। टीचर लार्ज क्लासेस, इफ देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम द टीचर कैन टीच देम इजीली, बट व्हेन द स्टूडेंट्स आर इन द लार्ज नंबर देयर शुड बी द फॉलोइंग थिंग्स। द क्लासरूम शुड बी बिगर, ऐसा नहीं कि आपने 10 बच्चे एक ही बेंच पे भर लिए, क्लासरूम को भी बड़ा होना चाहिए। द क्लासरूम भी बिगर इन द कंपैरिजन टू कोऑर्डिनेटरी क्लासरूम सो दैट द स्टूडेंट्स शुड सिट कंफर्टेबली एंड वेल इन ऑर्डर। इन द बिग क्लासरूम द टीचर कैन टीच प्रॉपरली। मतलब बिग क्लासरूम क्योंकि टीचर अगर रीड कराया है तो आप घूम सकता है, आगे पीछे सब बच्चों पे नजर रख सकता है। दिस शुड बी प्लेटफॉर्म लाइक अ स्टेज एंड द टीचर कैन स्टैंड। स्टैंड के लिए क्यों है, क्योंकि जहाँ पे वो खड़ा होकर फिर सब बच्चों पे उसकी आई कांटेक्ट बना सकता है, सबको सब पे नज़र रख सकता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और जो बताएगा सब उसके सेंटर में वो होगा, स्टूडेंट्स का सेंटर में टीचर होगा। फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लार्ज इन द क्लास द टीचर शुड stand on the platform like stage so that they can see all the students well. The students can also see the teacher when the teaching at the upper place. Okay. Uh, sorry. The teacher should speak loudly. The teacher should So again, हम continue करते हैं. The teacher should speak loudly. A teacher should speak loudly. If he speaks loudly and clearly, all the students can listen to him and clearly and attentively. Mic facility. If there is a mic facility in the classroom, the English teacher can be taught in the last class. मतलब mic के बोल रहे हैं, ये जो ऑडियो होती है जो हम माइक में बोलते हैं, तो अगर जैसे काफ़ी बच्चे होंगे तो लास्ट वाले बच्चे को सुनाई ना दे, तो इसलिए क्या हम माइक यूज़ करेंगे जिससे सबको प्रॉपरली सुनाई देगा।
to ask question in order to know whether all the students are understanding or not. Not to the English teacher should also ask the question for the understanding students, question for from the students. If the students make properly reply, the teacher may know that he is teaching well and students are understand with he is teaching. मतलब हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर को समझ आएगा कि हाँ इससे सब कुछ समझ आया है। तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।